नमस्कार साथियों, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत। चलिए शुरू करते हैं अपन वही आज की करंट अफेयर की क्लास, जो आपके आने वाले हर एक पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। ध्यान से पढ़िएगा, एक एक शब्दों को, एक एक चीज को, एक एक अक्षर को, और उसे अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। आज बहुत अच्छे सवाल है और आज ऐसे सवाल है जो आर्थिक समीक्षा से भी जुड़े हुए हैं, तो क्लास को अंत तक देखिएगा। और जितने भी सवाल अगर आपको कोई दिक्कत है तो क्लास के बाद में आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, सब लोग जुड़ जाइए। ममता, अशोक, गणेश, मनोज, विकास, राकेश, बहुत बढ़िया, सब विद्यार्थी जुड़ गए। अपन क्लास को शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। ध्यान से समझना सवाल को और उसका आंसर करते चलना। देखिए पहला सवाल है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान किन खनिजों का देश में एकमात्र उत्पादक राज्य है। देखिए राजस्थान, आपको पता होगा, इस राजस्थान को अपन खनिजों का अजायब घर कहते हैं। आपको पता होगा अपन राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। अजायब घर कहते हैं, क्यों कहते हैं भाई? आपको पता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर धात्विक खनिज भी मिलते हैं, धात्विक खनिज भी मिलते हैं, और राजस्थान के अंदर अधात्विक खनिज भी मिलते हैं। दोनों तरह के खनिज आपको राजस्थान के अंदर मिलेंगे। आपको पता होगा कि जो धात्विक खनिज है यह आग्नेय चट्टानों में मिलता है। कहां मिलता है? आग्नेय चट्टानों में। और जो अधात्विक खनिज है वह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। आग्नेय और अवसादी दोनों तरह की चट्टानें राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं। आग्नेय तरह की चट्टानें भी मिलती हैं और अवसादी तरह की चट्टानें भी मिलती हैं। अब देखिए, अगर मैं बात बताऊं, ये राजस्थान का मैप मान लीजिए आप, ये राजस्थान का मैप है, और इस राजस्थान के मैप में आपको पता है कि सीधी बीच में से अरावली पर्वतमाला निकलती है, और जहां पर अरावली पर्वतमाला निकलती है वहां पर आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। इसी कारण आपको पता होगा कि जो अरावली पर्वतमाला वाले जिले हैं वह धात्विक खनिजों के अंदर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जहां पर अरावली पर्वतमाला वाले जिले हैं वहां पर आग्नेय खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और आपको पता होगा कि जो थार का मरुस्थल है वह टेथिस सागर का अवशेष हुआ करता था। किसका? टेथिस सागर का अवशेष हुआ करता था। इस कारण इस थार के मरुस्थल के अंदर अवसादी चट्टानें पाई जाती है। अवसादी चट्टानें कहां पाई जाती हैं? तो इस थार के मरुस्थल में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, और अवसादी चट्टानों के अंदर तेल और प्राकृतिक गैस बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इस कारण राजस्थान के जो थार के मरुस्थल में आपको पता होगा बाड़मेर और जैसलमेर, ये बाड़मेर और जैसलमेर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए बहुत बड़े भंडार है। जबकि जो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला वाले जिले हैं ये राजस्थान में धात्विक खनिज के बहुत बड़े भंडार हैं। इस कारण अपन राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। समझ में आई? क्योंकि यहाँ पर आग्नेय तरह की चट्टानें भी मिलती हैं और अवसादी तरह की चट्टानें भी मिलती हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि राजस्थान किस प्रकार के खनिजों का देश में एकमात्र उत्पादक राज्य। इसका मतलब ये हो गया कि किन खनिजों का उत्पादन सिर्फ राजस्थान के अंदर ही होता है, बाकी किसी राज्य के अंदर उसका उत्पादन नहीं होता। तो वह है सीसा व जस्ता, सेलेनाइट और वोलस्टोनाइट। इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। इन सभी के अंदर, इन सभी का जो एकमात्र उत्पादक राज्य है वह राजस्थान है। राजस्थान के अलावा इन खनिजों का उत्पादन किसी भी अन्य राज्य के अंदर नहीं होता है। बात को ध्यान से समझना कि अपन राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं, और दूसरी बात, राजस्थान किन खनिजों का देश में एकमात्र उत्पादक राज्य है। अगली बात करते हैं, प्रदेश के किस जिले में बटरफ्लाई तितली पार्क को बनाया जाएगा? बटरफ्लाई पार्क कहां बनाया जाएगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दो मुझे। पहला है जयपुर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है अलवर और चौथा है डूंगरपुर। अब किस जिले में बटरफ्लाई पार्क बनाया जाएगा? देखिए आपको मैंने बताया था संविधान पार्क, एक मैंने आपको बताया था संविधान पार्क, और ये संविधान पार्क कहां बनेगा? ये बनेगा मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंदर बनेगा, और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है कहां पर? तो ये है उदयपुर के अंदर। यहां पर बनेगा संविधान पार्क। एक संविधान पार्क और है, वह राजभवन के अंदर बन रहा है। वह कहां बन रहा है? राजभवन जो जयपुर के अंदर है वहां पर बन रहा है। एक संविधान पार्क मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में बनेगा। आपको मैंने 2 दिन पहले एक सवाल करवाया था
कि इस मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंदर भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन होगा। भारतीय विज्ञान कांग्रेस बहुत महत्वपूर्ण है ये। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां होगा? तो भाई इस मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंदर होगा, 2023 के अंदर होगा। चलिए अब मेरा सवाल ध्यान से सुनना कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का कौन सा संस्करण है जो राजस्थान की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंदर आयोजित किया जाएगा। मतलब कौन सा नंबर का है यह भारतीय विज्ञान कांग्रेस जिसका आयोजन कहां होगा? तो जिसका आयोजन उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में किया जाएगा। बटरफ्लाई पार्क की बात हो रही है तो बटरफ्लाई पार्क कहां बनेगा? उदयपुर के अंदर बटरफ्लाई पार्क बनेगा। बटरफ्लाई पार्क कहां बनेगा? तो ये उदयपुर के अंदर बनने वाला है। ध्यान से समझना, पहले जयपुर में भी है लेकिन अब दूसरा बन रहा है, वह कहां बन रहा है? उदयपुर के अंदर बन रहा है। जल्दी से बताइए कौन से नंबर का संस्करण है? 108वें नंबर का संस्करण है जो कहां होगा? ये 108वां नंबर है जो कहां होगा? उदयपुर के अंदर आयोजित होगा। महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। अगली बात, इन्वेस्ट राजस्थान 2020 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में होगा? कौन सा समिट है? इन्वेस्ट राजस्थान। इसका मतलब क्या है कि भाई राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान में पैसा इन्फ्यूज करने के लिए, निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक समिट है जिसका आयोजन किया जा रहा है, इन्वेस्ट राजस्थान 2022। इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा जयपुर के अंदर। कहां पर किया जाएगा? जयपुर के अंदर आयोजन किया जाएगा। एक विद्यार्थी पूछ रहा है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये भाई उदयपुर के अंदर है। उदयपुर की यूनिवर्सिटी है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए अब इन्वेस्ट राजस्थान का आयोजन क्यों किया जा रहा है? कि भाई राजस्थान के अंदर अपन को निवेश को बढ़ावा देना है। तो राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक योजना चलती है और उस योजना का नाम है रिप्स। क्या नाम है? रिप्स। इस रिप्स की फुल फॉर्म आती है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, ये इस रिप्स की फुल फॉर्म आती है। दूसरी बात, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। अब मुझे आप बात बताइए कि अगर कोई भी करोड़पति आदमी है, कोई पैसा वाला आदमी है, वह राजस्थान के अंदर इन्वेस्ट कब करेगा? ये राजस्थान छोड़ो या किसी भी राज्य के अंदर इन्वेस्ट कब करेगा? वह तभी इन्वेस्ट करेगा जब वहां पर उसको सब सुख सुविधाएं दी जा रही है। जब सरकार बोलेगी कि आपको किसी भी क्लियरेंस के लिए, आपको किसी भी स्वीकृति के लिए दर दर भटकना नहीं है, तो आपको सिर्फ एक ही जगह पर सारी की सारी स्वीकृतियां, अनुमोदन मिल जाएंगे, तो वह पैसा वाला व्यक्ति है वह उसी राज्य के अंदर निवेश करेगा। तो इसके हिसाब से इस योजना को लॉन्च किया गया था। इस योजना का नाम क्या है? रिप्स योजना, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। 2019 के अंदर इस योजना को लॉन्च किया गया था। इस योजना के अंतर्गत ध्यान से सुनना, इस योजना के अंतर्गत आपको पता होगा जो जीएसटी होती है वह दो तरह की होती है। एक तो होती है एसजीएसटी और दूसरी होती है सीजीएसटी। जो एसजीएसटी होती है वह उस राज्य की होती है। तो सरकार ने बोला कि इस योजना के अंतर्गत हम 7 साल तक आपसे एसजीएसटी का 1 रुपया भी नहीं लेंगे। मतलब एसजीएसटी 7 साल के लिए आपके लिए माफ की जाती है। 7 साल के लिए 100% माफ की जाती है। 7 साल के लिए बस आप तो आइए और राजस्थान के अंदर इसका निवेश कीजिए। अगर आप राजस्थान के अंदर निवेश करोगे तो राजस्थान की जीडीपी बढ़ेगी और राजस्थान के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों को नौकरियां मिलेगी। इस वजह से ये इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है और ये योजना रिप्स योजना संचालित की जा रही है। इसका आयोजन कहां होगा? तो जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि मुझे ये जो मेरे द्वारा बातें बताई जा रही है वह आपको समझ में आ रही होगी। मुझे बताना, राजस्थान में स्मारक पार्क का, अंगदाता स्मारक पार्क कहां बन रहा है? अंगदाता स्मारक पार्क ये कहां बन रहा है? राजस्थान में अंगदाता स्मारक पार्क है, वह कहां बन रहा है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अंगदाता स्मारक पार्क राजस्थान में किस जिले में बन रहा है? रिप्स योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है, काफी बार पेपर में पूछी जाती है। राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है? देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन वह राजस्थान का एक रेलवे स्टेशन वह बनने जा रहा है और वह है गांधीनगर जयपुर। गांधीनगर जयपुर को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। ठीक है, और आपको पता होगा कि राजस्थान का जो जोधपुर रेलवे स्टेशन है वह राजस्थान में हर कैटेगरी के रेलवे स्टेशन के अंदर सबसे टॉप पर है, जोधपुर का रेलवे स्टेशन। और वर्ल्ड क्लास किसको बना रहा है? गांधीनगर जयपुर को बना रहा है। आपको पता होगा
वैसे तो बहुत बढ़िया। देहदान स्मारक है, देहदान स्मारक है वह है उदयपुर में, और अंगदान स्मारक है वह है जयपुर में। ठीक है, अंगदान कहां है? तो जयपुर में। वैसे आपको पता होगा जो राजस्थान है वह कौन से रेलवे जोन के अंदर आता है? उत्तर ऊपर है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। राजस्थान किस रेलवे जोन के अंदर है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंदर है। चलिए अब इसका मुख्यालय भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। इस जोन के अंदर 4 मंडल आते हैं, इस जोन के अंदर 4 मंडल आते हैं। एक मंडल और है और वह मंडल है कोटा मंडल, और ये कोटा मंडल आता है पश्चिमी मध्य रेलवे के अंदर, पश्चिमी मध्य रेलवे के अंदर आता है, जिसका मुख्यालय कहां पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर है, जिसका मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर आ जाएगा। और रेलवे मंत्री की अगर बात करूं ना, रेलवे मंत्री है भारत के वह अश्विनी वैष्णव, और अश्विनी वैष्णव उड़ीसा से राज्यसभा सांसद है। अश्विनी वैष्णव उड़ीसा से राज्यसभा सांसद है। उड़ीसा से राज्यसभा सांसद कौन है? तो वह आ जाएंगे अश्विनी वैष्णव। क्लियर बात है, ये हमारे वर्तमान में रेल मंत्री हैं, ये हमारे वर्तमान में रेल मंत्री हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वह आएगा जयपुर के अंदर। ठीक है, और एक आता है पश्चिमी मध्य रेलवे, ये पश्चिमी मध्य रेलवे के अंदर राजस्थान का एक मंडल आता है जिसका नाम है कोटा, और जिसका मुख्यालय कहां आएगा? जबलपुर के अंदर। इस जबलपुर के अंदर है ना एक जलप्रपात है, किसी को नाम पता है क्या? इस जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर एक जलप्रपात है, एक वाटरफॉल है। अगर किसी को नाम पता होना तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताइए, जल्दी से लिख के बताइए जबलपुर के अंदर कौन सा जलप्रपात है। अगला, देश का सबसे बड़ा बर्ड हाउस किस जिले में बनाया जाएगा? बर्ड हाउस, पक्षियों का घर है, वह कहां पर बनाया जाएगा? जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में या कोटा में? एक बात ध्यान रखना, अगर आपको पूछे बर्ड मैन ऑफ इंडिया, क्या आंसर होगा? बर्ड मैन ऑफ इंडिया अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भारत में पक्षी मैन के नाम से किसको जानते हैं, तो नाम आएगा सलीम अली का। सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? सलीम अली को अपन जानते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात है वह जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर आएगा। सब विद्यार्थी आंसर करो। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर भी मुझे दीजिए। ठीक है, देखिए बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? सलीम अली। अब सलीम अली के बारे में 2 बातें ध्यान रखना। एक तो ध्यान रखना सलीम अली नेशनल पार्क, एक ध्यान रखना सलीम अली नेशनल पार्क, और दूसरा सवाल आता है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये 2 सवाल आता है, काफी बार पेपर में आते हैं और विद्यार्थी गलती करता है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये 2 सवाल है। सलीम अली को अपन बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, सलीम अली के नाम पर एक तो नेशनल पार्क है और सलीम अली के नाम पर एक पक्षी अभ्यारण्य है। अगर आपको पूछे कि सलीम अली नेशनल पार्क कहां पर है, तो इसका आंसर आएगा जम्मू एंड कश्मीर। और लेकिन अगर आपको पूछे सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, तो इसका आंसर आएगा गोवा। क्या आंसर आएगा? गोवा। कंफ्यूज मत होना, बहुत बार पूछा गया है। बहुत बढ़िया। चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। 18 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, अब बर्ड हाउस है वह कहां बनेगा? तो बीकानेर के अंदर बनेगा बर्ड हाउस। बीकानेर के अंदर बनेगा बर्ड हाउस। अच्छे से याद रख लेना, बीकानेर में बर्ड हाउस का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान जिसका नाम है आंचल, और ये आंचल अभियान है वह राजस्थान के किस जिले में शुरू किया गया? देखिए आंचल अभियान का संबंध किससे है? तो देखिए गर्भवती महिलाओं की विशेष देखरेख से इसका संबंध आएगा। आंचल अभियान का संबंध किस जिले से है? जयपुर से, करौली से, धौलपुर से या भीलवाड़ा से? देखिए इस आंचल अभियान का संबंध है वह है करौली से। किससे? करौली से। करौली के जिला कलेक्टर ने इस अभियान को शुरू किया था, और करौली को आपको पता होगा अपन बोलते हैं डांग की रानी। अगर मैं आपको पूछ लूं डांग का राजा किसे बोलते हैं? डांग का राजा, डांग का राजा किसे बोलते हैं? और ये डांग पता है क्या है? अपन के राजस्थान के अंदर जो बीहड़ क्षेत्र है ना, आपको पता है कि चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करती है, और इस बीहड़ क्षेत्र के अंदर
कुछ लोग रहते हैं जिसका नाम है डाकू लोग रहते हैं, जिसको अपन दस्यु बोलते हैं। इन दस्यु लोगों के विकास के लिए भी राजस्थान सरकार ने एक योजना संचालित कर रखी है जिसका नाम है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण योजना है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यह आपके आर्थिक समीक्षा के अंदर भी दे रखी है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो जो भाई बीहड़ क्षेत्र है, इस बीहड़ क्षेत्र का विकास करने के लिए, यहां पर जो दस्यु लोग रहते हैं उनका विकास करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कब किया गया था? तो ध्यान रखना 2005-6 के अंदर इस योजना को शुरू किया गया था। 2005-6 के अंदर इस योजना को शुरू किया गया था और यह योजना वर्तमान में राजस्थान के 8 जिलों में संचालित है। कितने जिलों में? वर्तमान में राजस्थान के 8 जिलों में संचालित है। और अगर 8 जिले अगर आपसे पूछे कौन कौन से जिले हैं तो ध्यान रखना, पहला है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इसके अलावा सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली और भरतपुर। ये 8 जिले हैं जहां पर इस योजना को संचालित किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। 8 जिले हैं और राजस्थान में जो डांग का राजा है वह कौन सा जिला है? वह है धौलपुर। और जो डांग की रानी है वह कौन सा जिला है? तो वह है करौली। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? बताइए जल्दी से। अगर आपको क्लियर है तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि भाई राजस्थान सरकार की स्वयं की भागीदारी की ऊर्जा परियोजना से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के मान में सर्वाधिक योगदान है। देखो, अब अपन बात करते हैं ऊर्जा की। आप सबको पता है कि ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे आपको पवन ऊर्जा भी मिलती है, सौर ऊर्जा भी मिलती है, तापीय ऊर्जा भी मिलती है, परमाणु ऊर्जा भी मिलती है। आप बहुत तरीकों से आप ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। सवाल के अंदर ये पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर कौन से तरीके से सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है, सबसे बढ़िया तरीके से सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन है वह कौन सा तरीका करता है? तो यह करता है तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा से राजस्थान में सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है और यह सवाल एलडीसी के पेपर में पूछा जा चुका है। एलडीसी के पेपर में यह सवाल सेम का सेम आ चुका है। तापीय ऊर्जा से राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा की स्थापना होती है, सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगर आपको पूछे राजस्थान में दिसंबर 2021 तक, राजस्थान में दिसंबर 2021 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता क्या है? ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता, ये आपके आर्थिक समीक्षा में डेटा दे रखा है। आपको ऐसा कैसा याद करना है, कितनी है? 2321 मेगावाट। 2321 मेगावाट ये राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता है। अच्छे से याद कर लेना, बहुत बार सवाल पूछा गया है। और अगर पूछे कि किस तरीके से राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है तो बताना तापीय ऊर्जा से। मैंने आपको बहुत सारी नीतियां भी करवा रखी है। एक तो मैंने करवाई थी सौर ऊर्जा नीति। चलिए मुझे बताइए, इस सौर ऊर्जा नीति के तहत 2024 से 25 तक हमारा लक्ष्य क्या है सौर ऊर्जा उत्पादन का? सौर ऊर्जा नीति 2019 में आई थी। तारीख क्या थी? 18/12/2019। और इस नीति के तहत हमारा लक्ष्य क्या है सौर ऊर्जा उत्पादन का 2024-25 तक? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और एक मैंने करवाई थी पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति। इस पवन ऊर्जा नीति भी आई थी 18/12/2019 को। और इस योजना के तहत 2024-25 तक हमारा लक्ष्य कितना है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। दोनों लक्ष्य मुझे बताना है कौन कौन से हैं। बहुत बढ़िया, 30,000 मेगावाट। 30,000 मेगावाट तो क्या है कि ये हमारे सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है 2024-25 तक। और जो पवन ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य है वह कितना है? पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है वह कितना है? पवन ऊर्जा उत्पादन का है, बहुत बढ़िया दीपक चौधरी, 4000 मेगावाट। कितना है? 4000 मेगावाट। अच्छे से बातों को ध्यान रखना और कॉपी के अंदर लिख देना। ठीक है, ये तो ऊर्जा की बात हो गई। अगली बात करते हैं अपन, राजस्थान में निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना चल रही है जिसका नाम है मिशन निर्यातक बनो। योजना को कब प्रारंभ किया गया? ये सवाल एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि मिशन निर्यातक बनो किन किन संस्थाओं के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। तो देखिए, मिशन निर्यातक बनो, यह एक तो संस्थान है रीको, दूसरा संस्थान है उद्योग व वाणिज्य विभाग,
उद्योग व वाणिज्य विभाग, और एक संस्थान है वह है राजस्थान सरकार। इन तीनों के सहयोग से संचालित किया जा रहा है मिशन निर्यातक बनो। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत राजस्थान में जो बड़े बड़े कारोबारी हैं उनको मिशन निर्यातक बनो के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी कि भाई आप निर्यातक किस तरह से बन सकते हैं, निर्यातक बनने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया को फॉलो करना होता है, आपके पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे आप निर्यातक बन सकते हो। भारत में और राजस्थान में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत इन तीन संस्थाओं के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो जुलाई 2021 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, तो जुलाई 2021 में। अगर तारीख पूछे तो 29 जुलाई 2021 को इस मिशन निर्यातक बनो की शुरुआत की गई थी। 29 जुलाई 2021 को की गई थी। किसके द्वारा की गई है, रीको के द्वारा, उद्योग वाणिज्य विभाग के द्वारा और राजस्थान सरकार के द्वारा। अब मिशन निर्यातक बनो के तहत संभागीय मुख्यालयों पर, कहां पर, संभागीय मुख्यालयों पर, संभागीय मुख्यालयों पर 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा ताकि इनकी ट्रेनिंग दी जा सके और इनको सिखाया जा सके कि किस तरह से निर्यातक बना जाता है। अगर मैं रीको की बात करूं ना, तो जल्दी से मुझे बताइए रीको की स्थापना कब हुई थी। रीको की स्थापना कब हुई थी, आपको ध्यान रखना है। देखिए 1969 के अंदर एक संस्था बनी थी जिसका नाम था उद्योग व खनिज विकास निगम। उद्योग व खनिज विकास निगम, उद्योग व खनिज विकास निगम। बाद में आगे चलकर ये जो 1969 में संस्था बनी थी वह 1979 में इसमें खनिज को अलग कर दिया और खनिज के लिए संस्था बना दी खनिज विकास निगम। खनिज के लिए संस्था बना दी जिसका नाम था खनिज विकास निगम। और उद्योग के लिए 1980 में संस्था बना दी जिसका नाम क्या था, वह था रीको। तो अगर पूछे रीको की स्थापना कब हुई, तो 1980 के अंदर रीको की स्थापना हुई थी। 1980 के अंदर रीको अपने स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में आया था। कब हुई थी, 1980 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, काफी बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं अगर पूछूं कि रीको काम क्या करता है, तो इसके बारे में मैंने आपको बात बताई थी, एग्रो फूड पार्क। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। राजस्थान में ध्यान रखना, एग्रो फूड पार्क है कितने, राजस्थान में एग्रो फूड पार्क कितने हैं, तो अगर ये पूछ ले तो राजस्थान के अंदर 4 एग्रो फूड पार्क है। कहां कहां पर है, पहला तो है जोधपुर में, दूसरा है अलवर में, तीसरा है कोटा में, जोधपुर अलवर कोटा, जोधपुर अलवर कोटा, और चौथा कहां आएगा, श्री गंगानगर। ये 4 अपन के एग्रो फूड पार्क हैं, काफी बार पेपर में पूछे गए हैं। एग्रो फूड पार्क राजस्थान में किस जिले में नहीं है, तो नहीं है तो आपको देखना है किस जिले में नहीं होगा, वो आपको टिक करना है। अगर आपको पूछा कि मेगा फूड पार्क कितने हैं राजस्थान में, मेगा फूड पार्क, अब ये होते क्या है, कुछ नहीं होते। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि अगर मैं आलू का उत्पादन कर रहा हूं, अगर उस आलू को मैं बाजार में बेचूंगा तो 5 रुपए 10 रुपए किलो बेच पाऊंगा, लेकिन अगर उसी आलू की मैं चिप्स बनाकर बेच दूं, तो चिप्स बनाकर बेचूंगा तो उस आलू की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। इस कारण किसी भी चीज को जो रॉ मटेरियल है उसका कुछ प्रसंस्करण करके उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके अपन बाजार में बेचेंगे तो किसानों को भी फायदा होगा और बाकी लोगों को भी फायदा होगा। तो इसको अपन बोलते हैं मेगा फूड पार्क और एग्रो फूड पार्क। बस फर्क इतना है कि जो मेगा फूड पार्क, जो एग्रो फूड पार्क है वो राजस्थान सरकार बनाती है, जबकि जो मेगा फूड पार्क है वह भारत सरकार बनाती है। ये राजस्थान में 3 है। पहला है रूपनगढ़ अजमेर में, दूसरा है पलाना बीकानेर में, और तीसरा है बोरानाडा जोधपुर में, तीसरा है बोरानाडा जोधपुर में। ये सब कौन करता है, ये सब रीको स्थापित करती है। कौन करती है, ये सब रीको स्थापित करती है। ध्यान रखना, ये सब की सब बातें पता होनी चाहिए। मिशन निर्यातक बनो रीको। उद्योग वाणिज्य विभाग, इस उद्योग व वाणिज्य विभाग की वर्तमान में मंत्री कौन है, बताना। आपको पता होगा कि पहले अपन इसको बोलते थे उद्योग विभाग, लेकिन बाद में एक अधिसूचना के तहत इस उद्योग विभाग का नाम परिवर्तित किया गया था और नाम क्या किया, उद्योग व वाणिज्य विभाग कर दिया। ऐसा कैसा, एक और विभाग है परिवहन विभाग। इस परिवहन विभाग का भी नाम परिवर्तित किया और इस परिवर्तन विभाग का नाम परिवर्तित करके परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया। और वर्तमान में परिवहन व सड़क सुरक्षा मंत्री है, उसका नाम आ जाएगा ब्रजेंद्र ओला। क्या नाम आ जाएगा, ब्रजेंद्र ओला। ये वर्तमान में परिवहन व सड़क सुरक्षा मंत्री हैं। अगर मैं बात करूं उद्योग वाणिज्य मंत्री कौन है, तो जल्दी से एक बार आंसर दीजिए। देखिए, आप अगर आंसर इतने जल्दी से नहीं दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। मैंने हर चीज को बहुत डिटेल से करवाया है और मैं वापस बोल रहा हूं, जिसको मंत्री परिषद याद नहीं है, एक बार मंत्री परिषद याद
याद कर लेना, इसी YouTube चैनल पर मेरी मंत्री परिषद वाली वीडियो है, उस वीडियो को जाकर देखिए, आपको मंत्री परिषद विद इन 10 मिनट के अंदर याद हो जाएंगे। सारे के सारे मंत्री परिषद मैंने आपको ट्रिक के साथ उस वीडियो में करवा रखे हैं। 10 मिनट दीजिएगा, आपको सारे के सारे मंत्री परिषद दिमाग में सेट हो जाएंगे। नेट पर सर्च करना, यूट्यूब पर सर्च करना राजस्थान मंत्री परिषद बाय मोहित सर या संकल्प क्लासेस बाड़मेर, तो आपको उस मंत्री परिषद की वीडियो मिल जाएगी। चलिए अगली क्लास के बारे में बात करते हैं, अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में खनन किए जाने वाले खनिजों की संख्या है, मतलब राजस्थान के अंदर कितने प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है। देखो, अगर मैं बात करूं राजस्थान के अंदर कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं, तो खनिज तो 81 प्रकार के मिलते हैं। कितने प्रकार के? राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज मिलते हैं। लेकिन इन 81 प्रकार में क्या सभी का खनन किया जा रहा है? मुझे बताना हाँ या ना में। 81 प्रकार के मिलते हैं, तो क्या 81 प्रकार में 81 प्रकार की खनिजों का खनन किया जा रहा है? हाँ या ना बताइए। देखिए 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। देखो आप 82 लिख रहे हो, कई जगह 81 दे रखा है, कई जगह 82 दे रखा है। कंफ्यूज मत होना, पेपर में इतना क्लोज कभी ऑप्शन आता नहीं है राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 81, 82, 83, 84 कभी नहीं पूछता, ठीक है। उसमें से कितने प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है? 57 प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है। पाए कितने जाते हैं? 82 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अब एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से थोड़ा समझना, ठीक है। देखिए क्या होता है कि अगर मैं बात करूं, एक संस्था है जिसका नाम है राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम। मैंने आपको अभी अभी बात की थी राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम। मैंने आपको अभी अभी बात की थी ना कि 1969 में एक उद्योग व खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी। बाद में 1979 में खनिज को उद्योग से अलग कर दिया और खनिजों के लिए खनिज विकास निगम की स्थापना हुई। मैंने आपसे इतनी बात की थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। और एक संस्था और है, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है राजस्थान राज्य खान व खनिज विकास निगम। राजस्थान राज्य खान व खनिज विकास निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, ठीक है। एक तो है राजस्थान राज्य खान व खनिज विकास निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, और एक राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। अब क्या हुआ 2003 के अंदर, कब? 2003 के अंदर इस संस्था में मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया। किसको? राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम को राजस्थान राज्य खान व खनिज विकास निगम में विलय कर दिया गया। तो ये 1979 वाली संस्था 1974 वाली संस्था में विलय हो गई। ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और वैसे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि राजस्थान से 4 प्रकार के खनिजों का खनन करना। कौन कौन से थे? एक तो था रॉक फॉस्फेट का खनन करना, दूसरा था जिप्सम, इस जिप्सम का खनन करना, तीसरा था लिग्नाइट का खनन करना, और चौथा था लाइमस्टोन, इस लाइमस्टोन का खनन करना। ये उद्देश्य थे, किसके थे? राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, जिसकी स्थापना कब हुई थी? जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी। उसके उद्देश्य ये 4 तरह के थे, इन 4 प्रकार के खनिजों का खनन करना। और इन्होंने इन 4 खनिजों के लिए भी सेंटर बना रखे थे। इस सेंटर को अपन बोलते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजिक यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर। क्या बोलते हैं? बिजनेस स्ट्रेटेजिक यूनिट तथा प्रॉफिट सेंटर बोलते हैं। राजस्थान में इन चारों के कहां है? तो रॉक फॉस्फेट कहा जाएगा झामरकोटड़ा में, और ये झामरकोटड़ा कहां है? तो झामरकोटड़ा है उदयपुर के अंदर। अगर मैं बोलूं कि जिप्सम का कहां है, तो जिप्सम का आ जाएगा बीकानेर के अंदर। अगर पूछे लिग्नाइट का कहां है, तो लिग्नाइट का आ जाएगा जयपुर के अंदर। और अगर पूछे लाइमस्टोन का कहां है, तो लाइमस्टोन का आ जाएगा जोधपुर के अंदर। ये चारों के सेंटर है, कहां पर स्थित है, जो आपको ध्यान देना है। काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, यहां से तथ्य आपको ध्यान रखना है। सीधे पूछे जाते हैं कि स्ट्रेटेजिक यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर फॉर रॉक फॉस्फेट कहां पर स्थित है।
पता होना चाहिए। फॉर जिप्सम कहां स्थित है पता होना चाहिए। फॉर लिग्नाइट कहां स्थित है पता होना चाहिए। और फॉर लाइमस्टोन कहां पर स्थित है यह भी पता होना चाहिए। इस तरह से चारों चीजें मैंने आपको क्लियर की है। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको खनिजों के बारे में कुछ दिमाग में सेट हुआ होगा, कुछ तो दिमाग में सेट हुआ होगा, 1% ही हुआ। अगर दूसरी बार वीडियो और देखोगे ना तो और पूरा का पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। ये सारा का सारा क्रक्स है आपकी आर्थिक समीक्षा का। ये जितना भी मलाई होती है ना आर्थिक समीक्षा की, वह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वरना अगर आप एक एक पन्ने को पढ़ने बैठोगे ना तो बहुत भारी हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा है। ठीक है, पहले तो मुझे यह बताइए कि आपने एक नाम सुना होगा एमएसएमई का, सुना है क्या? एमएसएमई, एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या होती है? एमएसएमई की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, बोलते हैं सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग बोलते हैं। आप मुझे लिख के बताइए, ऐसा ही के अंदर सवाल पूछा गया था इस साल कि अभी हाल ही में मंत्री ने, चलिए मंत्री का नाम दे रखा था पेपर के अंदर, तो मैं आपसे मंत्री का नाम पूछ रहा हूं। अभी हाल ही में किस मंत्री ने इस एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री के रूप में पदभार संभाला? कौन सा मंत्री है जिन्होंने इस मंत्री के पदभार के रूप में पदभार संभाला है? केंद्र सरकार की बात हो रही थी। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है कि अपन इसको डिवाइड कैसे करते हैं। सूक्ष्म उद्योग कौन सा है, लघु उद्योग कौन सा है और मध्यम उद्योग कौन सा है? अपन इसकी डेफिनेशन होती है वो क्या देते हैं? दो तरह से देते हैं। एक तो होती है निवेश से और दूसरा होता है टर्नओवर से। टर्नओवर और निवेश, दो तरह से डेफिनेशन देते हैं अपन। ये आपके आर्थिक समीक्षा के अंदर दे रखी है, पूछ लेगा। बहुत बढ़िया रमेश नारायण राणे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया दे रहे हो आप लोग आंसर। चंदन भी आंसर दे रहा है, नारायण राणे है वो एमएसएमई के मंत्री हैं। देखिए, ये जो उद्योग होते हैं सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग, अब इनकी परिभाषा किस तरह से दोगे? निवेश। निवेश का मतलब होता है कि किस उद्योग ने कितना निवेश कर रखा है। और दूसरा होता है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होगा कि जैसे अगर मैंने 200 रुपए के अंदर सामान खरीदा और उसे 400 रुपए में बेचा तो मेरा टर्नओवर कितना हुआ? 200 में खरीदा, 400 में बेचा तो मेरा टर्नओवर 200 हुआ, 400 हुआ या 600 हुआ? बताना कितना हुआ मेरा टर्नओवर, कितना हुआ? अगर मैंने 200 में सामान खरीदा और 400 में बेचा तो मेरा टर्नओवर कितना हुआ? टर्नओवर का मतलब होता है कुल कारोबार। तो मेरा कुल कारोबार 200 हुआ, 400 हुआ या फिर 600 हुआ, तो मेरा कुल कारोबार हुआ वह हुआ 600। 600 का मतलब ये हो गया कि मैंने कितने में खरीदा और कितने में बेचा। अब ध्यान रखना, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग, इसकी परिभाषा इस तरह से होती है 1, 5, 10, 50 और 50, 250। ये इसकी परिभाषा है। किस तरह से लिखेंगे? वह उद्योग जहां पर निवेश 1 करोड़ से कम तथा टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उस उद्योग को अपन सूक्ष्म उद्योग कहते हैं। दूसरी बात, वह उद्योग जहां पर निवेश 10 करोड़ से कम तथा कुल टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, उसे अपन लघु उद्योग कहते हैं। और वह उद्योग जहां पर जो निवेश 50 करोड़ से कम तथा कुल टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, उसे अपन मध्यम उद्योग कहते हैं। ये परिभाषा है, आपको याद रखनी है। पेपर में सीधी की सीधी पूछ लेते हैं। काफी बार ऐसा सवाल आ जाता है कि सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों पर टिप्पणी कीजिए। आरएस मेंस के अंदर सवाल आ रखा है। ठीक है, इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है। मैं वापस बोल रहा हूं, इसकी परिभाषा अच्छे से याद कर लेना। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म उद्योग किसे कहते हैं? वह उद्योग जहां पर निवेश 1 करोड़ से कम तथा कुल टर्नओवर 5 करोड़ से कम होता है, उसे अपन सूक्ष्म उद्योग कहते हैं, उसे अपन लघु सूक्ष्म उद्योग कहते हैं। दूसरा आता है लघु उद्योग, वह उद्योग जहां पर कुल निवेश 10 करोड़ से कम तथा कुल टर्नओवर 50 करोड़ से कम होता है, उसे अपन सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग कहते हैं। और वह उद्योग जहां पर कुल निवेश 50 करोड़ से कम तथा कुल टर्नओवर 250 करोड़ से कम होता है, उसे अपन मध्यम उद्योग कहते हैं। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब सबसे बड़े, अगर अपन कोई उद्योग लगाते हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? क्या आती है? पैसों की। पैसा कहां से लेके आए? अब सरकार ने बोला कि पैसा हम आपको लोन के रूप में देंगे। इसके लिए एक योजना शुरू की जिसका नाम क्या था? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। अब इस योजना के अंतर्गत आपको 10 करोड़ तक का ऋण है वह आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। कितने रुपए तक का? 10 करोड़ रुपए तक का ऋण है वह आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। अब ध्यान रखना, अगर आप 25 लाख रुपए तक का लोन लोगे, अगर आप 25 लाख रुपए तक का लोन लोगे तो सरकार 8% ब्याज अनुदान देगी। क्या देगी? ब्याज अनुदान देगी। अगर आप
5 करोड़ तक का लोन लोगे, अगर आप 5 करोड़ तक का लोन लोगे तो सरकार 6% ब्याज अनुदान देगी, और अगर आप 10 करोड़ तक का लोन लोगे तो सरकार आपको 5% ब्याज अनुदान देगी। बात क्या है, ये समझ में आई क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो इस योजना के अंतर्गत मैंने 25 लाख तक का लोन लिया और लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वह 10% है, तो सरकार ने बोला अगर आप 10% पर लोन लोगे तो आप अपने व्यापार को सही ढंग से चला नहीं सकते, तो आप ऐसे करो कि 10% में से 8% है वह तो मैं भर दूंगा, आप क्या करो सिर्फ 2% भर दीजिए। वही अगर आप 5 करोड़ तक का लोन लोगे, अगर आप 5 करोड़ तक का लोगे तो उसमें 6% सरकार देगी, आपको कितना देना है? 4% आपको देना है। और अगर आप 10 करोड़ तक का लोगे तो उसमें 5% सरकार दे देगी, आपको कितना देना है? 5% ही आपको देना है। ठीक है, अब उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज समझ में आई होगी। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 25 लाख तक 8%, 5 करोड़ तक 6% और 10 करोड़ तक 5% ब्याज अनुदान दिया जाता है। उम्मीद कर रहा हूं ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, हाँ ये सबके लिए बीएसटीसी के लिए भी है, पेपर में सवाल आते हैं। एक बार क्लास को भी आप लोग शेयर कीजिए, देखते हैं कितने लाइव देख रहे हो आप लोग, और एक बार क्लास को दबाकर हर विद्यार्थी के पास पहुंचाने का कष्ट कीजिए ताकि हर विद्यार्थी यहां से पढ़ सके और यहां से लाभान्वित हो सके। ठीक है, हर एक विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं अपन। राज्य में रीको द्वारा विकसित एग्रो फूड पार्क अवस्थित है। राजस्थान में एग्रो फूड पार्क है, वह कहां पर है? मैंने अभी अभी आपसे बात की है कि राजस्थान के अंदर 4 एग्रो फूड पार्क है। अब मुझे बताना है कि वह 4 एग्रो फूड पार्क कहां पर है? कोटा में, जयपुर में, श्रीगंगानगर में, अलवर में या फिर जोधपुर में? आपके सामने ऑप्शन है, मैं देखता हूं कि सबसे पहले कौन आंसर करेगा। इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा कर रखी है। ठीक है, एग्रो फूड पार्क और मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क तो 3 जगह पर है, रूपनगढ़ अजमेर, पलाना बीकानेर और बोरानाडा जोधपुर। एग्रो फूड पार्क कहां पर है? तो एग्रो फूड पार्क ये कहां है? कोटा के अंदर है, श्रीगंगानगर के अंदर है, अलवर के अंदर है और बोरानाडा जोधपुर के अंदर है। जयपुर के अंदर नहीं है भाई। तो 1 3 4 5 कहां पर है? 1 3 4 5 बी ऑप्शन के अंदर है, तो ये इसका आंसर आ गया। 1 3 4 5 ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब कुछ बातें करता हूं, फटाफट कुछ सवाल है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सिंपल से है, आप लोग मुझे फटाफट आंसर देना, मैं आगे चलता रहूंगा। ठीक है, पहला सवाल, जूनागढ़ व लालगढ़ संग्रहालय कहां स्थित है? यह सवाल फिक्स है, जिस तरह के समझ में आते हैं आपको आंसर करने हैं मुझे। ठीक है, जूनागढ़ व लालगढ़ संग्रहालय कहां स्थित है? क्या आंसर आएगा? पहला ऑप्शन है टोंक, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है अजमेर और चौथा है अलवर। कहां पर स्थित है यह जूनागढ़ व लालगढ़ संग्रहालय? एक बात ध्यान रखना कि जूनागढ़ व लालगढ़ संग्रहालय वह कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। और अगर मैं यहीं पर आपसे सवाल पूछ लूं कि संग्रहालयों की नगरी किसे बोलते हैं? संग्रहालयों की नगरी किसे बोलते हैं? संग्रहालयों की नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो आप लोग क्या आंसर करोगे? फटाफट आंसर करना। दीपक, चंदन, अब्दुल, मनीष, रॉयल, मिस, सुंदर, मनीषा, बहुत बढ़िया। बीकानेर सबका आंसर आ रहा है। और संग्रहालयों की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है मुझे यह भी बताना। अगली बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कालीबंगा संग्रहालय किस जिले में स्थित है? कालीबंगा संग्रहालय, बहुत बढ़िया। चंदन, जैसलमेर। इस जैसलमेर को अपन बोलते हैं संग्रहालयों की नगरी। संग्रहालयों की नगरी बोलते हैं जैसलमेर को। जैसलमेर को अपन बोलते हैं हवेलियों की नगरी। जैसलमेर को अपन बोलते हैं किसकी? पंखों की नगरी। और जैसलमेर को अपन बोलते हैं रेगिस्तान का गुलाब। ये सब बातें जैसलमेर के हैं जो आपको ध्यान रखनी है, काफी बार पेपर में पूछी जाती है। कालीबंगा संग्रहालय कहां पर है? श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, धौलपुर में, बीकानेर में। कहां पर है ये कालीबंगा संग्रहालय? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हनुमानगढ़ के अंदर है कालीबंगा संग्रहालय, ये बात याद करना। बीकानेर में एक जगह है, बीकानेर में एक जगह है जिसको अपन राजस्थान का राजकोट कहते हैं। बीकानेर में एक जगह है जिसको अपन राजस्थान का राजकोट कहते हैं। किसे बोलते हैं? राजस्थान का राजकोट। राजस्थान का राजकोट अपन बीकानेर के अंदर एक जगह है जिसको अपन बोलते हैं। किस जगह को बोलते हैं? क्योंकि यहां पर मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और अपन बीकानेर को बोलते हैं ऊन का घर। अपन बीकानेर को क्या बोलते हैं? ऊन का घर बोलते हैं। बीकानेर को अपन बोलते हैं ऊन का घर। ऊन का घर है वह बीकानेर है। क्लियर है ना? लूणकरणसर, बहुत बढ़िया। लूणकरणसर राजस्थान का राजकोट है। लूणकरणसर राजस्थान का राजकोट, याद कर लो भाई लोगों, आएगा। अगला सवाल,
अगला सवाल कौन सा है, बिरला संग्रहालय कहां स्थित है। अब बिरला की बात हो रही है तो आपको दिमाग में सीधा आना चाहिए बिट्स पिलानी। किसका नाम आना चाहिए, बिट्स पिलानी। ये एक संस्था है, यह एक इंजीनियरिंग कॉलेज है बिट्स पिलानी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यह कहां पर है, पिलानी के अंदर है। और पिलानी कहां पर है, पिलानी है झुंझुनू के अंदर। तो ये बिरला संग्रहालय कहां आएगा, फतेहपुर सीकर के अंदर, पिलानी झुंझुनू के अंदर, किशनगढ़ अजमेर के अंदर, या फिर मंडोर जोधपुर के अंदर। बताइए भाई लोगों, जल्दी से बताइए ये कहां आएगा, ये आएगा पिलानी झुंझुनू के अंदर आएगा। और फतेहपुर सीकर आपको याद है क्या, फतेहपुर सीकर के बारे में मैंने एक बात बता रखी है आपको। क्या बता रखी है, राजस्थान की पहली किसान पाठशाला, राजस्थान की पहली किसान पाठशाला कहां है, राजस्थान की पहली किसान पाठशाला ये कहां आ जाएगी, तो ये आ जाएगी फतेहपुर सीकर के अंदर। याद कर लो, राजस्थान की पहली किसान पाठशाला कहां पर स्थित है, तो फतेहपुर सीकर के अंदर राजस्थान की पहली किसान पाठशाला स्थित है। अगर मैं पूछूं कि थार का गढ़ा किसे बोलते हैं, थार का गढ़ा, क्या बताओगे मुझे, बताना थार का गढ़ा किसे कहते हैं। अगला, भारतीय लोक कला मंडल संग्रहालय कहां स्थित है, भारतीय लोक कला मंडल संग्रहालय कहां स्थित है, भारतीय लोक कला मंडल संग्रहालय कहां स्थित है, इसका आंसर मुझे दीजिए। बीकानेर में, डूंगरपुर में, उदयपुर में, या फिर जयपुर में। फतेहपुर सीकर की बात कर ली, ये राजस्थान में पहली किसान पाठशाला कहां है, वो फतेहपुर सीकर के अंदर है। सीकर में आता है लक्ष्मणगढ़, और लक्ष्मणगढ़ से विधायक कौन है, गोविंद सिंह डोटासरा। ठीक है, चांदन नलकूप, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, थार का गढ़ा है चांदन नलकूप, बहुत बढ़िया। और इसका आंसर क्या आएगा, भारतीय लोक कला मंडल, इसका आंसर आ जाएगा उदयपुर। उदयपुर में है भारतीय लोक कला मंडल का संग्रहालय, भारतीय लोक कला मंडल का संग्रहालय कहां आएगा, तो वह आ जाएगा उदयपुर के अंदर। अगली बात करते हैं, अगला अगर मैं बात करूं, सर छोटू राम मेमोरियल संग्रहालय कहां है, सर छोटू राम मेमोरियल संग्रहालय कहां है, सांगरिया श्रीगंगानगर, आमेर जयपुर में, ब्यावर अजमेर के अंदर, या फिर बीरेंद्र नगर कहां आएगा ये सर छोटू राम मेमोरियल संग्रहालय। बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं, मनोज शर्मा चौहान, मनीषा, धर्मेंद्र, कमलेश, अमित, सोमवीर, खपीटर, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या आएगा, सर छोटू राम संग्रहालय सांगरिया श्रीगंगानगर के अंदर है। कहां पर, सांगरिया श्रीगंगानगर। आपकी बात कांस्टेबल के अंदर सवाल पूछा गया था कि राजस्थान में अन्न का कटोरा के नाम से किस जिले को जानते हैं, राजस्थान में अन्न का कटोरा के नाम से अपन किस जिले को जानते हैं, यह सवाल इस बार पेपर के अंदर आया था। अगर आपको भी पता है तो मुझे भी लिख के बता दीजिए कि कौन सा जिला राजस्थान में अन्न का कटोरा कहा जाता है, बताइएगा मुझे। सबको पता है, मुझे पता है, ये उपनाम से एक आधा सवाल आ जाता है। बीएसटीसी वालों ध्यान रखना, ये जो उपनाम है ना जिलों के, उनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। बाकी ये कांस्टेबल वाले, रिट वाले और जितने भी वनपाल वन रक्षक वाले हैं, उनके लिए मैंने आर्थिक समीक्षा स्टार्टिंग में करवाई है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ लेना, एक आधा सवाल वहां से छप जाएगा आपकी, ठीक है। श्री बांगड़ म्यूजियम कहां है, श्री बांगड़ म्यूजियम टोंक में, धौलपुर में, पाली में, या अजमेर में। एक बात पाली की ध्यान रखना, पाली की क्या है, यहां पर विश्व की सबसे बड़ी योग यूनिवर्सिटी बन रही है, विश्व की सबसे बड़ी योग यूनिवर्सिटी कहां बन रही है, तो यह पाली के अंदर बन रही है। विश्व की सबसे बड़ी योग यूनिवर्सिटी कहां बन रही है, पाली के अंदर बन रही है। पाली में ये बात आपको बहुत महत्वपूर्ण लगेगी, एग्जाम में छपने वाली है, ठीक है। और रोहट पाली के अंदर आपको पता है, इस रोहट पाली के अंदर, रोहट पाली में अपन के राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया जाएगा, राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, बांगड़ म्यूजियम कहां पर है, तो ये आ जाएगी पाली के अंदर आ जाएगा बांगड़ म्यूजियम, ठीक है। ओम के आकार के, बहुत बढ़िया, कोई विद्यार्थी बता रहा है कि ओम के आकार की है, ठीक है। अक्षय यादव, मैंने बहुत बार करवा रखे हैं 6 मंथ के करंट अफेयर, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर देखोगे ना तो उसके अंदर मैंने मैराथन क्लास लेकर वो क्लास करवा रखी है, आप जाकर वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। राजकीय केंद्रीय संग्रहालय अल्बर्ट म्यूजियम कहां पर स्थित है, केंद्रीय संग्रहालय है, राजकीय केंद्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है, जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में, या फिर उदयपुर में। राजकीय केंद्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है, बहुत बढ़िया। सोजत की मेहंदी, आप लोग बता रहे हो कि सोजत की मेहंदी 16वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया गया था 1999 के अंदर, सबसे पहले इसका अधिनियम आया था 2004-05 के अंदर। दार्जिलिंग की चाय थी जिसको सबसे पहली बार जीआई टैग दिया गया था, और इस तरह से जो 16वां उत्पाद है राजस्थान का वह सोजत की मेहंदी है जिसे दिया गया।
ठीक है। केंद्रीय संग्रहालय अल्बर्ट म्यूजियम कहां है, तो ये आ जाएगा अपने जयपुर के अंदर आ जाएगा। केंद्रीय संग्रहालय अल्बर्ट म्यूजियम जयपुर के अंदर है, जयपुर के अंदर आ जाएगा। अगली बात करते हैं, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहां पर स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय किस जिले में आएगा। सवाल आपसे पूछा गया है। अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर। कहां आएगा, जल्दी से बताइए। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, और ये देश का पहला ई लेखागार, ई म्यूजियम है। ये भी बात ध्यान रखना, देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक, ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट इसका इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। ये देश का पहला है। कहां है, बीकानेर के अंदर है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अगली और सवालों की बात करता हूं मैं, तो अगले सवालों के अंदर ये बताइए, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन करना है आपको। ठीक है। पहला है कि इसकी स्थापना वर्ष 2010 में एक स्वायत्त परिषद के रूप में की गई, और दूसरा है इसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के लिए स्थायी व प्रभावी वित्तीय संस्थानिक आधार सृजित करना है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित दो में से कौन सा कथन सत्य है अथवा असत्य है। पहला है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक व दो दोनों, और तीसरा है न तो एक और न दो। अब मुझे बताइए, राजीविका, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, इसके बारे में मैं अगर 3 नंबर चैप्टर शुरू करता हूं हर एक क्लास में, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उसके अंदर मैं सबसे पहले बात करता हूं 3 नंबर चैप्टर के अंदर राजीविका के बारे में। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, आपको पता होगा इसकी स्थापना अक्टूबर 2010 में की गई थी। तो ये 2010 दे रखा है, मतलब ये तो एकदम सही है, अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरी बात आती है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है वह है मुख्यमंत्री। इसका मुख्यालय कहां आएगा, तो जयपुर में इसका मुख्यालय आएगा। और अभी अभी इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है, अभी अभी इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। कौन बनी है, अभी अभी इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी, किसकी, इस राजीविका की। तो रूमा देवी जो कहां की है, बाड़मेर की है, वह यहां की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अब इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, इसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के लिए स्थायी व प्रभावी वित्तीय संस्थानिक आधार सृजित करना है। यही तो बात है आजीविका। आजीविका का मतलब क्या होता है भाई, उसकी कमाई बढ़ाना, उसके वित्तीय संस्थानिक आधार सृजित करना, यही तो इसका काम है राजीविका का। तो इसका जो आंसर आएगा वह आएगा 1 व 2 दोनों। इसका आंसर आएगा 3 नंबर, 1 व 2 दोनों, दोनों इसका आंसर आएगा। ध्यान रखना, 1 भी इसका आंसर सही है और 2 भी इसका आंसर सही है। ये सवाल है, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। मुझे क्लास खत्म होने के बाद जितने भी विद्यार्थी हैं वह कमेंट बॉक्स के अंदर इस सवाल का आंसर लिख के मुझे बताएंगे। ध्यान रखना, क्लास खत्म होने के बाद जितने विद्यार्थी लाइव देखते हो उतने सबके सब विद्यार्थी मुझे आंसर करोगे। इसके बाद भी जो क्लास को मेरी ऑफलाइन देखता है, क्लास लाइव नहीं देख पाता, वह भी मुझे इसका आंसर अवश्य करेगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आपको कितना पता है। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। आज की क्लास में यहीं तक रखूंगा। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होगी, सेट हुई होगी दिमाग के अंदर कि किस तरह से सवाल आते हैं पेपर में, इस तरह से सवाल आते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपकी उस समस्या का अवश्य समाधान किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं आने वाली क्लास में, जब तक नमस्कार।